ये पिछले एक मिनट पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हमने दी है। और ख़ास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है उस संदर्भ में हमने जानकारी दी है। बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में आजकल चल रहा है विधानसभा में, और बजट सत्र में जो कट मोशन पर चर्चा होने के बाद जब मंत्री विभाग का उत्तर देते हैं उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है, और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहाँ डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है। और हमने उसी के लिए आग्रह किया था, लेकिन 2 बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। और ऐसी सूरत में जब सारी चीज़ों को लेकर के हम अध्यक्ष महोदय जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिए, और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्की हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से। ये आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए। और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और दूसरी बात मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूँ, जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी वो जीते हैं, और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीज़ें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहाँ पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में, उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दी। सर डिवीजन ऑफ वोट्स होगा सर, आज डिवीजन ऑफ वोट्स होने की देखिए हमें कई तरह की एप्रीहेंशंस है। हाँ। कि जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष का है वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि कॉम्पिटिटिवली बजट को पारित किया जा सके, ये भी एक आशंका है जो हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिए हैं जो जिन्होंने वोट दिया है, और उनको नोटिस दे करके कि आपके ऊपर जो है हमारा 1:30 बजे का समय तय किया उसमें, तो उसमें जो डिफेक्शन लॉ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस पर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है। तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है वो भी एक संभावना है। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को वो करने जा रहे हैं जो कि नियम के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा में नंबर 1 व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप जारी किया कांग्रेस ने। दूसरी बात, राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की। और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें वो फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार की कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये उनकी बौखलाहट है, और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं,
अपने कारणों से संकट में इतने ही कह। इन टोटल कितने विधायक हैं सर जो आप लोग के टच में है सर? देखिए, हमें इस सारी चीज को लेकर हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट क्या, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। सर कितने विधायक हैं इन टोटल जो आप लोग के टच में है, जो 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा भी कितने नंबर्स हैं? देखिए, इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना हम बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर मेजॉरिटी है सर आपके पास। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है। थैंक यू। तो जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी बात आप सुन रहे थे और आखिरी जो वाक्य उन्होंने अभी कहा और आपने सुना वो बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार के पास बहुमत नहीं है और कांग्रेस बहुमत खो चुकी है विधानसभा में। बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन उसकी समरी ये थी, उसका निष्कर्ष ये है और वो कहना ये चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार के पास विधानसभा में बहुमत नहीं है और कल जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है उसके लिए कांग्रेस स्वयं जिम्मेदार है, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्यपाल से मिले बीजेपी एमएलए के साथ और उसके बाद बाहर आकर जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहुमत खो दिया है और ये जो कुछ हुआ है उसके लिए कांग्रेस स्वयं जिम्मेदार है। ये बात जयराम ठाकुर ने कही और उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार बहुमत साबित करे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने गवर्नर को मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी है। अल्पमत में है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, ये उनका दावा है और अब वो ये मांग कर रहे हैं कि सुक्खू सरकार बहुमत साबित करे। कांग्रेस के पास नैतिक अधिकार नहीं बचा, यह भी उनका कहना है। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस अपनी वजहों से, उनकी खुद की वजह जिम्मेदार है जो स्थितियां डेवलप हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में। राज्यपाल से मुलाकात की है सुबह सुबह जयराम ठाकुर ने बीजेपी एमएलए के साथ और उसके बाद यह बात कही है। अब उनकी मांग यह है कि सुक्खू सरकार बहुमत साबित करे विधानसभा के फ्लोर पर। बजट पर वोट का डिवीजन भी मांग सकती है। आराम से। ये पिछले एक मिनट का पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हमने दी है और खास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है उस संदर्भ में हमने जानकारी दी है। बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में आजकल चल रहा है विधानसभा में और बजट सत्र में जो कट मोशन पर चर्चा होने के बाद जब मंत्री विभाग का उत्तर देते हैं उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहाँ डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है और हमने उसी के लिए आग्रह किया था, लेकिन 2 बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। जयराम ठाकुर की बात आपने सुनी और इससे बीजेपी की स्ट्रेटेजी का पता चलता है आगे। कांग्रेस के विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन खबर यह है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ 20 विधायक कम से कम कांग्रेस के मुख्यमंत्री से नाराज बताए जा रहे हैं और वो लगातार नाराज बने हुए हैं। इस संकट को सुलझाने के लिए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिमाचल भी भेजा गया है। देखिए, पर्याप्त संख्या बल होते हुए भी हिमाचल में सुक्खू सरकार राज्यसभा की 1 सीट पर चुनाव हार गई है और पार्टी के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से बाहर हटकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया, जिसके बाद हिमाचल की सुक्खू सरकार अब संकट के बादल सरकार पर मंडराते हुए दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई। 68 विधायकों ने वोटिंग की। दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। जीत का फैसला टॉस से हुआ। इधर राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए, उधर सुक्खू सरकार संकट में घिरती नजर आ रही है। राज्यसभा सीट हारने के बाद सवाल उठने लगे हैं
कि क्या सुक्खू अपनी सरकार बचा पाएंगे या टर्म पूरा होने से पहले ही गद्दी से उतर जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा आशीष शर्मा, होशियार सिंह और केएल ठाकुर, इन 3 निर्दलियों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। अब ये सभी विधायक बीजेपी के साथ हैं, इसीलिए बीजेपी दावा कर रही है कि जल्द ही सुक्खू सरकार गिर जाएगी। सरकार गिराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की कैसे बनेगी। अब ऐसे हालात में वोट डिवीजन का मतलब है घनघोर संकट कांग्रेस की सरकार के लिए। स्थितियां जो बनी हुई हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में और शिमला में, उससे निपटने के लिए 2 नेता वहां पर भेजे जा रहे हैं, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखते हैं आगे क्या होता है। हिमाचल में सुक्खू सरकार पर मंडराती संकट को लेकर कांग्रेस आलाकमान एक्टिव हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक मनु सिंघवी को वोट देने वाले 34 में से 20 विधायक सीएम सुक्खू को बदलने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से बात की है। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुबह 11 बजे हिमाचल पहुंचेंगे, विधायकों से बात करेंगे। अगर बातचीत से संकट नहीं सुलझा तो सुक्खू से सीएम पद छीना जा सकता है। जब कोई ईमान अपना बेच दे तो उसमें हम क्या बोल सकते। 34 लोगों ने हमारे अपने ईमानदारी का परिचय दिया, तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए, लेकिन 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया, और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना मैंडेट खो चुकी है और मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश की तरह की उत्तर प्रदेश में भी खेला हो गया। यहाँ पर भी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और क्रॉस वोटिंग करके ये हुआ कि सेटिंग किसी की बनी तो किसी की सेटिंग बिगड़ गई। अखिलेश यादव के 8 विधायकों ने ऐन वक्त में बीजेपी के पक्ष में वोट किया, जिसके बाद हुआ ये कि समाजवादी पार्टी के 3 में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही। वहीं बीजेपी जो है वो 8 की 8 सीटें ले गई। देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें जीती। अमरपाल मौर्य, आरपीएन सिंह, साधना सिंह, संगीता बलवंत बिंद, सुधांशु त्रिवेदी, तेजवीर सिंह, नवीन जैन और संजय सेठ विजयी रहे। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में 3 कैंडिडेट उतारे थे। 41 वोट के साथ जया बच्चन और 37 वोट के साथ रामजी लाल सुमन की जीत हुई, लेकिन तीसरे कैंडिडेट आलोक रंजन को सिर्फ 19 वोट मिले और वो हार गए। अंतर विरोधों से भरे हुए गठबंधन और अंतर विरोधों से भरी हुई पार्टियों का ये सहज और स्वाभाविक परिणति, जो भी दायित्व दिया गया है उसका पूरी क्षमता और निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद और मोदी जी योगी जी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं। सर, सारे 8 के 8 प्रत्याशी जीते हैं और ये एक शुभ संकेत है कि 80 में से 80 हम लोग प्रधानमंत्री जी को तीसरे टर्म में उत्तर प्रदेश की जनता देने की। जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक का समाजवादी पार्टी में 2 बातों को लेकर, 2 विषयों को लेकर नाराजगी थी। एक तो ये कि राज्यसभा के चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया गया, और दूसरा ये कि राम मंदिर मामले पर जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड था वो बहुत से लोगों को रास नहीं आया, और कल जो हुआ है उसने निश्चित रूप से पार्टी की चिंता बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी के जिन 8 विधायकों ने एनडीए का साथ दिया, उनमें जलालपुर से विधायक राकेश पांडे, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, गुसाईगंज से अभय सिंह, कालपी से विनोद चतुर्वेदी, ऊंचाहार से मनोज पांडे, चायल से पूजा पाल, बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य ने क्रॉस वोटिंग की, जबकि अमेठी से विधायक महाराजी देवी गैर हाजिर रहीं। अब अखिलेश एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। जब किसी को ओवलाइजेशन देने की बात होती है, किसी को पद और प्रतिष्ठा देने की बात होती है, तो जिसका पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं होता है उसको वोट कैसे दिया जा सकता है। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। कि किसी को दर्शन के लिए, पूजन के लिए रोका जाए, मना किया जाए, जबकि और दल थे, कांग्रेस थी और सब लोग गए, तो ये अनुचित चीजें थी, जो कि हम ही को नहीं, हमारे परिवार वालों को, क्षेत्र के लोगों को, सबको अच्छी लगी।
तो ये तो बात राज्यसभा चुनाव की, लेकिन एक और बड़ी खबर हमारे पास है, उससे भी आपको हम रूबरू करवा दें। पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है और आज पीएम मोदी बड़ी सौगात आज भी देंगे। 17,300 करोड़ की सौगात तमिलनाडु को पीएम मोदी देने वाले हैं। थूथुकुडी में सार्वजनिक कार्यक्रम में वो जाएंगे और साथ ही कई विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब तमिलनाडु में थे तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और यहां पर उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। इससे पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले जो 11 दिन वो विभिन्न मंदिरों में गए, उस दौरान वो तमिलनाडु पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना की थी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 9:45 बजे तमिलनाडु के थूथुकुडी में होंगे, जहां 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। थूथुकुडी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवेज जहाज का शुभारंभ करेंगे। लगभग 1,477 करोड़ रुपए की रेल और 4,586 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मंगलवार को उन्होंने तिरुपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। तमिलनाडु हमेशा बीजेपी के दिल में रहा है। जिन्होंने तमिलनाडु को लूटा वो लोग बीजेपी की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं। मोदी आपकी गारंटी के लिए आपके साथ खड़ा है। आज तमिलनाडु में पीएम मोदी होंगे, लेकिन तमिलनाडु से पहले उन्होंने केरल का दौरा किया और केरल तमिलनाडु के बाद अब पीएम मोदी जो है वो शाम को महाराष्ट्र पहुंचेंगे। वहां पर भी वो लगातार कई सौगातें देंगे। पीएम मोदी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, राज्य दर राज्य जा रहे हैं, वहां के लोगों को सौगातें दे रहे हैं और आज का दिन भी अहम है। आम लोगों और किसानों को पीएम मोदी सौगात देंगे और साथ ही विरोधियों पर जमकर प्रहार भी करेंगे। पारंपरिक पोशाक में प्रधानमंत्री मंगलवार शाम मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचे पीएम मोदी भक्ति भाव में लीन दिखे। मंदिर में माता पार्वती अपने मीनाक्षी स्वरूप में विराजमान हैं। पीएम मोदी ने उनकी पूजा की, मंदिर की परिक्रमा की। पुजारियों और मंदिर ट्रस्ट की ओर से पीएम का स्वागत और सम्मान किया गया। पूजा करने के बाद जब पीएम मोदी वापस निकले तो उन्हें देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उनके काफिले पर पुष्प वर्षा की गई। पीएम मोदी ने सभी लोगों का अभिवादन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री पलदम में जर्मन सिंगर कैसेंड्रा से मिले और भजन सुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रधानमंत्री मोदी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पहले केरल गए, फिर तमिलनाडु पहुंचे और आज वो महाराष्ट्र जाएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और किसानों को वहां से सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 4:30 बजे महाराष्ट्र के यवतमाल में होंगे। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4900 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किस्त जारी करेंगे। नमो शेतकारी महासम्मान निधि की लगभग 3800 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी करेंगे। महाराष्ट्र में 5.5 लाख SHG यानी महिला स्वयं सहायता समूहों को 825 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड रिलीज करेंगे। महाराष्ट्र में ओबीसी परिवारों के लिए मोदी आवास रघुकुल योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 तक कुल 10 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। 2.5 लाख लाभार्थियों को 375 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिलेगी। 2,750 करोड़ की कई सिंचाई परियोजनाओं और 1,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा चुनाव में हिमाचल में कांग्रेस को झटका। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंह हारे, बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी को मिले 34 वोट। ड्रॉ के जरिए बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन जीते। हिमाचल में उलटफेर के बीच हरियाणा के पंचकुला में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायक, होटल के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात।
पंचकुला के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे थे निर्दलीय और क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायक। सूत्रों के मुताबिक होटल में रुके हैं 5 से 6 विधायक। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, बीजेपी ने हमारे 5 से 6 विधायकों का अपहरण किया। सीआरपीएफ हरियाणा पुलिस के कब्जे में हरियाणा ले जाया गया। सीएम सुक्खू ने कहा, हिमाचल की ये संस्कृति नहीं। बीजेपी लोकतंत्र को समाप्त करने, गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल सकती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर, खरगे ने राहुल से बातचीत की। हिमाचल से बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन का दावा, हिमाचल में जल्द गिरने वाली है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी का छलका दर्द, कहा, हमारे नाश्ता और खाना खाकर निकले थे विधायक। हिमाचल कांग्रेस में खुलकर सामने आई कला। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने वाले 34 में से 20 विधायकों ने आलाकमान से मुख्यमंत्री बदलने की मांग की। कांग्रेस विधायक जयराम बबलू ने बीमारी की हालत में दिया था वोट। हेलीकॉप्टर से लाया गया था शिमला। बीजेपी ने वोट ना गिनने की मांग की। राज्यसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीते। एसपी के 2 प्रत्याशियों को मिली जीत। क्रॉस वोटिंग ने दिलाई बीजेपी के 8वें प्रत्याशी की जीत। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप, कहा, वोट के लिए विधायकों पर दबाव और लालच भी दिया। पूर्व सांसद जयप्रदा मंगलवार को फिर से नहीं हुई रामपुर के कोर्ट में हाजिर। कोर्ट ने जयप्रदा को फरार किया घोषित। कोर्ट ने दिखाई सकती सीयू के नेतृत्व में टीम गठित करने के निर्देश। जयप्रदा को 6 मार्च को कोर्ट में पेश करने का आदेश। नरवर सिंह राठी हत्याकांड पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, हत्या के आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का अकबर को लेकर विवादित बयान, मुगल बादशाह अकबर को बताया बलात्कारी। गिरिराज सिंह ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन किया, कहा, उन्होंने जो भी कहा वो गलत नहीं। दिल्ली में हुई भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। भारत और थाईलैंड के बीच एमओयू साइन, रक्षा संबंध मजबूत बनाएंगे भारत और थाईलैंड। संदेश खाली की घटना पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, कहा, राज्य की पुलिस पर पूरा भरोसा। शाहजहां की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। संदेश खाली की घटना पर बोले टीएमसी सांसद शांतनु सेन, कहा, मनगढ़ंत और सुनियोजित है संदेश खाली की कहानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा, ममता सरकार जानती है शाहजहां शेख कहां है। कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण का बयान, कहा, संदेश खाली की घटना में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होना प्रशासन के दुस्साहस का प्रतीक। रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र में मूर्ति लगाने को लेकर विवाद। ग्राम समाज की जमीन पर प्रतिमा लगाने पर बवाल हुआ। रामपुर में युवक की मौत मामले में लोगों का प्रदर्शन। लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों को समझाने पर शांत हुए लोग। मोहाली के सेक्टर में रेस्टोरेंट पर फायरिंग। सिद्धू मूसेवाला के दोस्त बंटी बेंस पर जानलेवा हमला। बरनाला जिले में एनआईए की छापेमारी। हमीदी गांव पहुंची एनआईए की टीम। रेशम सिंह के घर पर जांच के लिए पहुंची थी टीम। खालिस्तान के नारे लिखने के आरोप में जेल में है रेशम। गुरुग्राम के साइबर सिटी में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार वाहन चालक ने कंपनी के मैनेजर को मारी टक्कर। करीब 1 किलोमीटर तक बाइक को घसीटा। हादसे में गंभीर रूप से घायल मैनेजर को कराया अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी के आधार पर फरार कार चालक की तलाश। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। बड़ी खबर जो है हिमाचल प्रदेश से ही जुड़ी हुई हमारे पास है, उससे आपको हम रूबरू करवाएं। दरअसल राज्यसभा की एक लौती सीट हारने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस पार्टी के सामने अब संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार के भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या सूबे में कांग्रेस सरकार के जाने की घड़ी आ चुकी है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बागी विधायक बीजेपी के साथ डटे हुए हैं और कांग्रेस के 20 विधायक सीएम सुक्खू को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। आज कांग्रेस के पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिमला पहुंच करके कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करने वाले हैं और साथ ही वही बीजेपी नेताओं ने थोड़ी देर पहले राज्यपाल से मिलकर बजट पर मतदान की मांग की है। ये बड़ी खबर। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जयराम ठाकुर बोले हैं कि सुक्खू सरकार के पास बहुमत नहीं है। ये बात उन्होंने कही है और सुक्खू सरकार बहुमत साबित करे, जयराम ठाकुर ने बात कही। कांग्रेस के पास नैतिक अधिकार नहीं बचा। सरकार गिराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की कैसे बनेगी। तो ये
ईमान अपना बेच दे तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं। क्या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गहरे संकट में घिर गई है? क्या राज्यसभा सीट हारने के बाद अब कांग्रेस के सामने सरकार बचाने का संकट है? ये संकट इसलिए बड़ा है क्योंकि हिमाचल में सियासी बगावत के 9 किरदार इस वक्त हरियाणा में हैं। खट्टर सरकार की पुलिस इन विधायकों की सुरक्षा में तैनात है। कांग्रेस के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलेहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लेखनपाल। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हमीरपुर के आशीष शर्मा, देहरा के होशियार सिंह, नालागढ़ के केएल ठाकुर ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। अब ये विधायक बीजेपी के साथ है और इसीलिए बीजेपी दावा कर रही है कि जल्द ही सुक्खू सरकार गिर जाएगी। ये मेरी विक्ट्री नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री है। अब आगे क्या रणनीति होगी बीजेपी की? क्या राज्य में आप लोग सुक्खू सरकार गिराएंगे? कांग्रेस को भी संकट का अंदाजा है, इसीलिए कांग्रेस आलाकमान एक्टिव है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल संकट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से बात की है। कांग्रेस ने विधायकों की नाराजगी की वजह जानने के लिए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिमाचल भेजने का ऐलान किया है। दोनों नेता आज दोपहर तक हिमाचल पहुंचेंगे और विधायकों से बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक संकट नहीं सुलझा तो कांग्रेस सीएम सुक्खू को बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक मनु सिंघवी को वोट देने वाले 34 विधायकों में से 20 सीएम सुक्खू को बदलने की मांग कर रहे हैं। विधायकों का कहना है कि सीएम सुक्खू ने सबको नजरअंदाज किया है, यानी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस सुक्खू को हटा सकती है। जब कोई ईमान अपना बेच दे तो उसमें हम क्या बोल सकते। तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्रलोभन मिला है। उन 34 आदमी में तरह तरह के प्रलोभन दिए। राज्यसभा की जो बात है, उन जो गे है उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। जब उनके घर वाले पूछ रहे तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ भी सोचे। कागज पर कांग्रेस की सरकार अभी सुरक्षित दिख रही है क्योंकि 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 विधायक हैं, बीजेपी के 25 विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायक हैं। बहुमत का आंकड़ा 35 है। बगावत करने वाले 6 विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर ये विधायक कांग्रेस में नहीं लौटते हैं तो इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या घटकर 62 रह जाएगी। तब बहुमत का आंकड़ा 32 रह जाएगा और कांग्रेस के पास 34 विधायक होंगे। वहीं बीजेपी के पास 25 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन रहेगा। लेकिन ये तब होगा जब कांग्रेस के अब और विधायक बागी नहीं होते हैं। वहीं बीजेपी अब सदन में सरकार को गिराने की तैयारी कर रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बीजेपी बजट पर वोट डिवीजन चाहती है। बीजेपी चाहती है कि वोटिंग के जरिए बजट पास कराया जाए। अगर बजट पर वोटिंग होती है और कांग्रेस के एक भी विधायक ने पार्टी का साथ छोड़ा तो सुक्खू सरकार का जाना तय है। राजभवन में आज हम सारी चीज़ों को लेकर के अपनी बात रखेंगे। घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में अभी ताज़ा राजनीतिक दृष्टि से, उस पर सारी चीज़ों पर यह कहा जा सकता है कि सरकार अपना सत्ता में रहने के लिए जो नैतिक अधिकार है वो खो चुकी है। फिलहाल कांग्रेस की कोशिश है कि बागी विधायकों को वापस लाया जाए, उनकी नाराजगी की वजह जानी जाए और जरूरत हो तो नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। आज डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहुंचने के बाद विधायकों से 1-to-1 चर्चा होगी। कोशिश होगी कि विधायकों की शिकायत सुनी जाए और उनका हल तलाशा जाए। लेकिन जिस तरीके से बागी विधायक पंचकुला में डटे हुए हैं, उससे लगता नहीं कि कांग्रेस का संकट आसानी से सुलझने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कुछ याचिकाओं में की गई खतरनाक और रेबीज वाले कुत्तों को मारने की अनुमति देने की मांग।
लैंड पर जॉब मामले में राजौवेनी कोर्ट में सुनवाई। राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव की नियमित जमानत पर होगी सुनवाई। हरियाणा में ट्रैक्टर से स्टंट करते समय युवक की जान गई। ट्रैक्टर से स्टंट का वीडियो बनाते समय हादसा हुआ। पानीपत का रहने वाला था निशु देसवाल। गुरुग्राम में गाय की खरीदारी के नाम पर ठगी। साइबर ठगों ने 4 गाय देने के लिए पीड़ित से ठग किए लाखों रुपए। झारखंड के दुमका में प्रेम प्रसंग के चलते वारदात। महिला और उसकी मां को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश। लिव इन रिलेशनशिप में महिला और युवक थे। दिल्ली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का खुलासा। नवजात बच्चों को खरीदने और बेचने वाला गिरफ्तार। 5 महिलाओं समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान धांधली। गणित के पेपर में दूसरे की जगह परीक्षा देने आए थे 2 युवक। चेकिंग के दौरान पकड़े गए युवक। मथुरा में ट्रस्ट के 88 लाख रुपए लेकर फरार हुई महिला। ट्रस्ट के खाते में कराए गए 88 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए। राजस्थान के दौसा जिले की अर्पिता और अर्चना ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। अपने माता पिता का तबादला जयपुर करने की गुहार लगाई। मौसम बदलने के साथ सीजनल फ्लू का शिकार हो रहे लोग। डॉक्टर्स की सलाह, इस मौसम में अपना खास ख्याल रखें। यूपी के महोबा जिले में बारिश के साथ गिरे ओले। खेतों में खड़ी गेहूं और चने की फसल को नुकसान। मटर की फसल भी खराब। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में किसानों पर पड़ी मौसम की मार। ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान। खेतों में खड़ी गेहूं और धनिया की फसल तबाह हो गई। उत्तराखंड के चोपता में बर्फबारी होने से बड़ी चहल पहल। वीकेंड पर उमड़ रही सैलानियों की भीड़। होमस्टे और होटल कारोबारियों के खेले चेहरे। हिमाचल में कांग्रेस क्रॉस वोटिंग से इकलौती सीट हार गई तो यूपी में क्रॉस वोटिंग का खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तीसरी सीट हार गई। यूपी में 10 में 8 सीटों पर बीजेपी और महज 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और इनमें से 7 ने बीजेपी के लिए वोटिंग की। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर बदल दी है। ये वो किरदार हैं जिन्होंने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इन किरदारों ने लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ा सियासी फेरबदल कर दिया है। मौका राज्यसभा चुनाव का था, लेकिन स्क्रिप्ट कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनावों की लिखी जा रही थी। पीडीए के दम पर एनडीए को हराने का ख्वाब देख रहे अखिलेश यादव के सारे सपने धराशायी हो गए। जब यूपी में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी के अमरपाल मौर्य को 36 वोट मिले, आरपीएन सिंह को 34 वोट मिले, साधना सिंह को 34 वोट मिले, संगीता बलवंत बिंद को 36 वोट मिले, सुधांशु त्रिवेदी को 38 वोट मिले, तेजवीर सिंह को 38 वोट मिले, नवीन जैन को 34 वोट मिले, संजय सेठ को 29 वोट मिले, समाजवादी पार्टी की जया बच्चन को 41 वोट मिले, समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन को 37 वोट मिले, समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन को 19 वोट मिले और वो चुनाव हार गए। यानी 10 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली हैं और समाजवादी पार्टी को महज 2 सीट मिली है। वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों की अंतरात्मा जाग गई और इसका नतीजा ये रहा कि इन विधायकों ने बगावत कर दी और तीसरी सीट को समाजवादी पार्टी की मानी जा रही थी, वो बीजेपी के खाते में चली गई। सारे 8 के 8 प्रत्याशी जीते हैं और ये एक शुभ संकेत है कि 80 में से 80 हम लोग प्रधानमंत्री जी को तीसरे टर्म में उत्तर प्रदेश की जनता देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद और मोदी जी योगी जी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं। भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाई सबको, बधाई सबको कार्यकर्ताओं को। अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए अखिलेश ने राजा भैया से भी मदद मांगी थी। नजर जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में बगावत पर थी, लेकिन हुआ उल्टा। अखिलेश के ही 8 विधायक ऐन वक्त पर साथ छोड़ गए। राकेश पांडे जलालपुर से एसपी विधायक ने एनडीए को वोट दिया। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से एसपी विधायक ने एनडीए को वोट दिया। अभय सिंह
गोसाईगंज से एसपी विधायक ने एनडीए को वोट दिया। विनोद चतुर्वेदी कालपी से एसपी विधायक ने एनडीए को वोट दिया। मनोज पांडे ऊंचाहार से एसपी विधायक ने एनडीए को वोट दिया। पूजा पाल चायल से एसपी विधायक ने एनडीए को वोट दिया। महाराजी देवी अमेठी से एसपी विधायक गैर हाजिर रही। आशुतोष मौर्य बिसौली से एसपी विधायक ने एनडीए को वोट दिया। अखिलेश का साथ छोड़ने के बाद इन विधायकों ने आरोप भी लगाए। दर्शन को हम उनको बुला करके और सबको मना किया गया था, आप लोग चले जाइए। तो ये हमारे विचार से उचित नहीं होता कि किसी को दर्शन के लिए, पूजन के लिए रोका जाए, मना किया जाए, जबकि और दल थे, कांग्रेस थी और सब लोग गए। तो ये अनुचित चीजें थी। ठेस लगा आपकी भावना को? हाँ, कई बहुत लोगों को ठेस लगा। बहुत से लोग अभी जो आप सामने दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनको बहुत ठेस लगी हुई है। ये वोट अंतरात्मा की आवाज पे होता है। जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको वोट दिया। फिर बाकी वोट किसको दिया हुआ? शिवपाल सिंह यादव जी एजेंट हैं, वो आपको बता देंगे किसको वोट दिया है। साफ तौर पे आरोप लगा खरीद फरोख्त। जिस जिले से राजनीति करता हूँ वहाँ प्रधानमंत्री राजनीति करता था, वो नहीं खरीद पाया तो किसी और की हैसियत नहीं खरीदने की। इस बगावत और हार के बाद अब पार्टी के अंदर भी अखिलेश के खिलाफ सुर बुलंद होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता कुंवर रेवती रमन सिंह अब अखिलेश के करीबियों पर सवाल उठा रहे हैं। अब सोचेंगे, समय आने पर निर्णय करेंगे। उस जो निर्णय करेंगे उनमें ये भी संभव है कि अब समाजवादी पार्टी छोड़ भी सकते हैं। भावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव से एन पहले हुई इस बगावत के बाद अब सवाल ये है कि आखिर अब अखिलेश क्या करेंगे। बगावत करने वाले नेताओं में मनोज पांडे और अभय सिंह जैसे अखिलेश के करीबी नेता भी हैं। इसीलिए नेतृत्व पर सवाल उठना तय है। हालांकि अखिलेश साथ छोड़ने वाले नेताओं पर ही सवाल उठा रहे हैं। किसका क्या पता कि कौन क्यों जा रहा है। अब सम्मान भी किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करें उसके लिए। लेकिन ये सब कुछ जनता देख रही है। अपनी अंतरात्मा से अगर वोट दिया तो उनकी अंतरात्मा फेस कैसे करेगी जनता को जिसने चुन करके भेजा है। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त तो लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करी है। जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में टूटन हुई। बीजेपी वो तो ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में हुई इस सियासी हलचल ने विपक्ष को तगड़ा झटका दिया है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि इस बार वो यूपी में बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में बगावत हुई है, उससे साफ है कि सियासी किलेबंदी में अखिलेश कमजोर साबित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। बीजेपी ने सिर्फ हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही विपक्षी खेमे में सेंध नहीं लगाई, बिहार में भी विपक्ष में टूट-फूट हुई है। बिहार में कांग्रेस को 2 और आरजेडी का 1 विधायक एनडीए में शामिल हो गए। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद अब तक 6 विधायक महागठबंधन को जोड़ एनडीए में शामिल हो चुके हैं। अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। यूपी और हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत हुई, लेकिन बिहार में चुनाव नहीं था, कोई सियासी हलचल नहीं थी, फिर भी यहां विपक्षी खेमे में सेंध लग गई। हम तो सोच कर देख रहे हैं, गलत जगह थी। अब इधर बोलेगी नरेंद्र मोदी जी की बात। बिहार में महागठबंधन के 3 विधायक अचानक एनडीए में शामिल हो गए। जो विधायक महागठबंधन छोड़ एनडीए के खेमे में पहुंचे, उनमें सिद्धार्थ सौरभ पटना की विक्रम सीट से कांग्रेस विधायक हैं। मुरारी प्रसाद गौतम रोहतास के चेनारी से कांग्रेस विधायक हैं। संगीता देवी मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी की विधायक हैं। पाला बदलने के बाद इन विधायकों ने कहा कि वो पीएम मोदी और नीतीश कुमार के कामकाज से प्रभावित हैं।
निश्चित रूप से देखिए आगे कुछ तो होगा। प्रधानमंत्री की नीतियाँ क्या आपको प्रभावित कर रही हैं? किस वजह से? निश्चित रूप से प्रभावित में है, सीएम पीएम दोनों के काम से प्रभावित। कहीं न कहीं दलितों की उपेक्षा की जा रही है, दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा है और ऐसा हुआ है, इसलिए ये मैंने निर्णय लिया है। बिहार में सरकार जाने के बाद ही महागठबंधन में टूट फूट हो रही है। विश्वास मत के दौरान आरजेडी के 3 विधायकों चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने पाला बदल लिया था। अब 3 और विधायकों के जाने के बाद से सदन में महागठबंधन के 6 विधायक कम हो गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। तेजस्वी ने विधानसभा में विश्वास मत के दौरान खेला होने की बात कही थी, लेकिन हो इसके उलट रहा है। जब से बिहार में सरकार बदली है, महागठबंधन के विधायक पाला बदल रहे हैं। हमने तो कहा नहीं था पैर टूट जाएगा मेरा, पीछे से बंधुआ मजदूर के तरह बांध के रखना चाहता था, परिवारवाद और वंशवाद के जाल में फंसा के रखना चाहता था। विधायक खुल करके लोकतंत्र का प्रहरी है और वो किसी परिवार से बंधा नहीं रह सकता। वो लोकतंत्र के रक्षा के रूप में खुल करके अपने विचारों को रख सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्य को देखकर ही प्रेरित हुए हैं, इसलिए आ रहे हैं। नीतीश जी के विकास कार्य को देख के प्रेरित हुए इसलिए आ रहे हैं। बिहार में सरकार बदलने के बाद ही ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि यहाँ विपक्षी विधायक बीजेपी जेडीयू के साथ जाएंगे। सबकी नजर कांग्रेस के विधायकों पर थी। चर्चा थी कि कांग्रेस के ज्यादातर विधायक जेडीयू के साथ जा सकते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने वालों में आरजेडी के विधायक भी शामिल हैं। विधायकों की आत्मा जगी है कि ये लोग जो हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की है, पैसों के बल पर सरकार गिराने का प्रयास किए, उधर घुटन लोग महसूस कर रहे हैं। लोग चाहते हैं इधर आना और लोग आएंगे। तेजस्वी को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, अभी वो बच्चे हैं। इस दल बदल से सदन में एनडीए सरकार को मजबूती मिली है। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे विपक्षी गठबंधन को झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले दल बदल से विपक्षी गठबंधन में हलचल है। विपक्षी गठबंधन में डर है कि कहीं और विधायक साथ न छोड़ दें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।